हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने सेल साइकिल कंप्लीट कर लिया है। हमने सेल साइकिल पढ़ा, साइक्लिन, सीडीके, चेक पॉइंट्स, डीएनए डैमेज, माइटोसिस, मियोसिस सब हो गया। लेकिन अगर सेल साइकिल इतनी परफेक्टली रेगुलेटेड है तो कैंसर क्यों होता है? हर सेकंड हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल डिवाइड करती है, लेकिन सब तो कैंसरस नहीं बनती। तो आखिर एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है? इसी क्वेश्चन का आंसर है कैंसर बायोलॉजी में। तो चलिए अब इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैंसर सिर्फ एक सिंगल डिसीज़ नहीं है, बल्कि डिसीज़ का एक लार्ज ग्रुप है। इन सब का कॉमन फीचर है अनकंट्रोल सेल डिवीज़न। नॉर्मली सेल डिवीज़न चेक पॉइंट से कंट्रोल होती है, लेकिन जब ये कंट्रोल मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं तो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, जिसके रिजल्ट में एबनॉर्मल मास ऑफ सेल बनता है, जिसे कहते हैं ट्यूमर। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर ट्यूमर कैंसर होता है, और ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर स्लो ग्रोथ करता है, इनकैप्सुलेटेड होता है और नियर बाय टिश्यू में इन्वेड नहीं करता है, मतलब ये मेटास्टेसिस नहीं शो करता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं होता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्चुअल कैंसर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रैपिड ग्रोथ, टिश्यू इन्वेजन, मेटास्टेसिस एंड रीअकरेंस। अब कैंसर डेवलप क्यों होता है? तो कैंसर सिर्फ एक म्यूटेशन से नहीं डेवलप होता, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। कई सालों तक अलग अलग जीन्स में म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एक स्टेज पर आकर सेल अपना नॉर्मल रेगुलेशन लॉस कर देती है और फिर कैंसरस बन जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस। कैंसर का जो कॉसेज है वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, इंटरनल कॉसेज एंड एक्सटर्नल कॉसेज। इंटरनल कॉसेज में डीएनए रेप्लिकेशन एरर, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आते हैं। एंड एक्सटर्नल कॉसेज में यूवी रेडिएशन, एक्सरे, टोबैको स्मोक, केमिकल कार्सिनोजेंस एंड बहुत सारे वायरसेस आते हैं। ये सब डीएनए को डैमेज करते हैं और अगर रिपेयर फेल हो जाए तो म्यूटेशन परमानेंटली एक्यूमुलेट होकर कैंसर कॉज करती है। कैंसर सेल में वैसे तो हज़ारों म्यूटेशन हो सकती है, लेकिन सारी म्यूटेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये मेनली दो टाइप्स की होती है, ड्राइवर म्यूटेशन जो डायरेक्टली कैंसर प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट करती है, एंड पैसेंजर म्यूटेशन, ये सिर्फ साथ में एक्यूमुलेट हो जाती है। इनका कैंसर प्रोग्रेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं रहता है। अब समझते हैं दो मेजर क्लास ऑफ कैंसर जीन, प्रोटोऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये दोनों CSI नेट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले प्रोटोऑन्कोजीन, नाम में ही थोड़ा कन्फ्यूजन है। प्रोटो का मतलब पहले नहीं, इसका मतलब है ओरिजिनल या नॉर्मल। प्रोटोऑन्कोजीन्स कम्प्लीटली नॉर्मल जीन्स होते हैं। ये हर हेल्दी सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है सेल की ग्रोथ, डिवीजन एंड सर्वाइवल, यानी ये नॉर्मल सेल साइकिल के लिए बहुत एसेंशियल है। अब सवाल आता है, अगर ये इतने ही एसेंशियल है तो ये डेंजरस क्यों है? प्रॉब्लम जीन में नहीं है, प्रॉब्लम म्यूटेशन में होती है। जब प्रोटोऑन्कोजीन में एक्टिवेटिंग म्यूटेशन आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन में, और ये कन्वर्जन कैंसर बायोलॉजी का एक टर्निंग पॉइंट है। ऑन्कोजीन एक म्यूटेटेड प्रोटोऑन्कोजीन है जो कंटिन्यूसली ग्रोथ सिग्नल भेजते रहते हैं। नॉर्मल सेल में ग्रोथ सिग्नल सिर्फ ज़रूरत के टाइम आता है, लेकिन ऑन्कोजीन वाली सेल में सिग्नल कभी बंद ही नहीं होता, जिसके रिजल्ट में कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है। इमेजिन करो एक कार है और प्रोटोऑन्कोजीन उस कार का एक्सीलरेटर है। जब ज़रूरत होगी तब एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो कार चलती रहती है, लेकिन अगर वो परमानेंटली प्रेस रहे या जाम हो जाए तो कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ती रहेगी, तो एक्सीडेंट तो होगा ही सही। वैसे ही कैंसर में होता है, प्रोटोऑन्कोजीन अगर परमानेंटली ऑन हो जाते हैं तो वो कैंसर कॉज करते हैं, क्योंकि वो ऑन्कोजीन बनाकर सेल को ज़्यादा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये सेल साइकिल के ब्रेक हैं। इनका काम है सेल साइकिल को स्टॉप करना, डीएनए को रिपेयर करवाना और एपोप्टोसिस स्टार्ट करना। अगर प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेटर है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन ब्रेक है। इमेजिन करो अगर कार का एक्सीलरेटर भी जाम हो गया और ब्रेक भी फेल हो गए, तब तो एक्सीडेंट ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है। कैंसर में भी यही सिचुएशन होती है। ऑन्कोजीन कंटिन्यूसली ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन भी इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में अनकंट्रोल सेल पॉलिफरेशन होता है एंड कैंसर कॉज होता है। प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन होकर गेन ऑफ फंक्शन होता है और जिससे बनते हैं ऑन्कोजीन। ये हुआ डोमिनेंट इफेक्ट। लेकिन
ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन होकर लॉस ऑफ फंक्शन होता है, जिससे रिसेसिव सेलुलर जीन बनता है, जिसकी जनरली दोनों कॉपीज डैमेज होगी तभी कैंसर कॉज होगा। प्रोटो ऑन्कोजीन में कोई एक कॉपी भी अगर गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो भी कैंसर कॉज हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन था, याद रखना। अभी तक हमने कैंसर का बेसिक फ्रेमवर्क समझा। अब हम उन जीन्स को डिटेल में पढ़ेंगे जिनके नाम CSIR नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जीन सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि मॉडर्न कैंसर बायोलॉजी की भी फाउंडेशन है। सबसे पहला आता है RAS, कैंसर बायोलॉजी का सबसे फेमस ऑन्कोजीन। RAS एक स्मॉल GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होता है और इसका काम है ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल को अंदर की साइड ट्रांसफ़र करना। इसलिए RAS को मॉलिक्यूलर स्विच भी बोला जाता है। RAS के दो फॉर्म होते हैं, RAS GTP जो कि इनएक्टिव फॉर्म है एंड RAS GTP जो एक्टिव फॉर्म है। जब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो RAS GTP छोड़कर GTP से बाइंड कर लेता है और एक्टिवेट हो जाता है। अब RAS सिग्नल को आगे भेजता है। अब एक सवाल है, अगर RAS हमेशा एक्टिव रहेगा तो क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में RAS अपनी GTP को हाइड्रोलाइज करके GDP बना देता है और फिर इनएक्टिव हो जाता है। ये प्रोसेस इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी और गैप प्रोटीन की हेल्प से बहुत फास्ट हो जाती है। कैंसर में RAS जीन म्यूटेट हो जाते हैं और अब RAS GTP को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता, जिसके रिजल्ट में RAS परमानेंटली GTP से बाउंड रहता है। ग्रोथ सिग्नल भी कभी बंद नहीं होता। यहाँ पर हुआ गेन ऑफ फंक्शन और यही इसका मेन एग्जाम्पल था। अब आते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट ऑन्कोजीन पर, MYC एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये न्यूक्लियस में काम करता है। MYC डायरेक्टली DNA से बाइंड करके जीन्स को एक्टिवेट करता है। ये सेल ग्रोथ, राइबोसोम बायोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को रेगुलेट करता है। अगर MYC ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करने लगती है। अब आते हैं थर्ड, EGFR, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, यानी RTK रिसेप्टर। ग्रोथ फैक्टर बाइंड करते ही EGFR डाइमराइज होता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है और RAS मैप के पाथवे पर एक्टिवेट कर देता है। ये सेल सिग्नलिंग और कैंसर बायोलॉजी के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। बात करें अगर HER2 की, तो ये भी EGFR फैमिली का एक मेंबर है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर में HER2 जीन एम्पलीफाई हो जाता है, जिसके रिजल्ट में सेल सरफेस पर बहुत ज़्यादा HER2 रिसेप्टर बन जाते हैं और सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ सिग्नल्स मिलते रहते हैं। इसी वजह से HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत एग्रेसिव होता है। अब आते हैं एक यूनिक ऑन्कोजीन पर, BCR-ABL। ये म्यूटेशन से नहीं बल्कि क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन से बनता है, स्पेसिफिकली T922। इस ट्रांसलोकेशन से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनते हैं। BCR-ABL एक कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव टायरोसिन काइनेज है, यानी ये बिना किसी ग्रोथ फैक्टर के कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, जिसके रिजल्ट में वाइट ब्लड सेल अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती है। ये मेनली क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया से एसोसिएटेड कैंसर है। याद है पिछली वीडियोस में हमने P53 को गार्डियन ऑफ जीनोम बोला था। कैंसर बायोलॉजी में P53 का रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में DNA डैमेज होने पर P53 सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, DNA को रिपेयर करवाता है और एपोप्टोसिस को स्टार्ट करता है। लेकिन अगर P53 ही म्यूटेट हो जाए तो डैमेज सेल सर्वाइव कर जाती हैं और म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते रहता है। इसलिए P53 दुनिया का सबसे कॉमनली म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन माना जाता है। अब RB की भी बात कर लेते हैं। RB का काम है E2F को इनहिबिट करना। जब RB इनएक्टिव हो जाता है, E2F कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, जिसके रिजल्ट में S फेज के जीन्स कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं और सेल साइकिल अपना कंट्रोल लॉस कर देती है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर एंड उसकी डिसीजेज देखेंगे। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।